एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कोटनाला जी और 16 देशों की यात्राएं कर चुके हैं और विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में आपके लेक्चर होते रहते हैं, देश में भी और विदेशों में। तो डॉक्टर साहब, क्या है बाहर की शिक्षा में और अपनी उत्तराखंड की शिक्षा में क्या अंतर लगता है आपको? उत्तराखंड में जो शिक्षा है वह अभी प्रारंभिक स्थिति में है। जैसे उत्तर प्रदेश के समय में जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय थे, विशेष रूप से शासकीय विद्यालय, तो एक तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयाग का अर्थात इलाहाबाद का जो पाठ्यक्रम था वह बहुत अधिक जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने वाला पाठ्यक्रम था। अभी उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश का ही पाठ्यक्रम जो है, जहाँ के शासकीय और जो उत्तराखंड सरकार के विद्यालय हैं, जो वित्त पोषित भी हैं या जो सीधे शासकीय विद्यालय हैं, उनमें उत्तर प्रदेश का ही पाठ्यक्रम था। बाद में ये हुआ कि इसको केंद्रीय पाठ्यक्रम का स्वरूप देना है। उसके लिए अनेक बार पाठ्यक्रमों के निर्माण के लिए कार्यशालाएं हुई और SCERT ने पाठ्यक्रम भी बनाया। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो ये जो पाठ्यक्रम है ये उत्तर प्रदेश का जो पाठ्यक्रम था उसके समक्ष कहीं ठहरता नहीं। किसी भी प्रकार से ये उसकी बराबरी नहीं करता है। उसमें जो गणित और उसमें जो सामाजिक विषय और हिंदी और संस्कृत और मतलब सभी विषयों का जो पाठ्यक्रम था और जो स्तर था, वो मैं मानता हूँ कि मैंने देश के अनेक प्रदेशों के पाठ्यक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन का भी प्रयास किया है। हरियाणा का पाठ्यक्रम देखा है, कर्नाटक का पाठ्यक्रम देखा है और केरल का पाठ्यक्रम मैंने देखा है और महाराष्ट्र का पाठ्यक्रम मैंने देखा है और दिल्ली प्रदेश का पाठ्यक्रम मैंने देखा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का पाठ्यक्रम था एक समय में, उसके जैसा पाठ्यक्रम मुझे आज तक जो है किसी उत्तराखंड में तो बार बार जो है पाठ्यक्रम जो है बदला भी जा रहा है, तो क्या अभी भी जो है आप लोग संतुष्ट नहीं है? मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये साक्षात्कार जब हमारे अधिकारियों तक भी पहुँचेगा या जो हमारे प्रबुद्ध शिक्षक होंगे वे इस पर विचार और चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा में कुछ सुधार हो सकता है यदि अधिकारी चिंतन करके। हिंदी जो 12वीं की पुस्तक है, क्योंकि मैं हिंदी प्रवक्ता हूँ मूल रूप से, तो 12वीं में जो हिंदी की पुस्तक है उसमें कबीर के 2 पद थे आरोह भाग 2 में। अब उस 2 पदों में से भी इस वर्ष 2024-25 का जो ये सत्र है, इसमें केवल उसमें एक ही पद जो है रखा हुआ है। अब आप ये देखिए कि कबीर के लगभग सैकड़ों दोहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की हिंदी की पुस्तक थी, उत्तर प्रदेश के समय में जो पाठ्यक्रम था उसमें जो था वो काव्यांजलि में कम से कम 20 के लगभग दोहे थे, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है 20 से अधिक ही रहे होंगे, कम नहीं थे, और 8-10 पद थे। और कबीर की जीवनी में कबीर का पूरा जो उनका साहित्यिक परिचय सहित कबीर का जो है जीवन परिचय था। तो आप ये देख सकते हैं कि कबीर को समझाना है यदि छात्रों को, विद्यार्थियों को, तो कम से कम 8-10 पद या 10-12 दोहे तो होने ही चाहिए। अब आपने एक पद दे दिया है कि कबीर के काव्य को और कबीर के दोहों को, कबीर के साहित्य को बच्चे समझ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता एक पद से बच्चे जो हैं ठीक से समझ पाएंगे। यही स्थिति अन्य विषयों की भी है और विशेष रूप से क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं उनका भी पाठ्यक्रम बनाने में योगदान रहा है, लेकिन वहाँ विश्लेषणात्मक जिसको कहें उस प्रकार का जो है पाठ्यक्रम
जो है हमारे बच्चों को दिया गया है, जिसमें केवल विश्लेषण पर विश्लेषण किया गया है। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि विश्लेषण के साथ उसका संश्लेषणात्मक रूप भी हो, उसका निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों स्वरूप उसमें होने चाहिए। अच्छा, अभी जो है न तो यहाँ पर डाइट का ढांचा जो है व्यवस्थित हो पाया है, न एससीईआरटी का अपना ढांचा है। ऐसे में जो है पाठ्यक्रम निर्माण है या कुछ है, ये सभी कुछ जो है केवल जो है उधार के शिक्षकों से ही चल रहा है, ऐसा लगता है। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर राज्य गठन के बाद जो है जो डाइट में है, तो अभी जैसे डाइट में शिक्षकों की जो नियुक्ति होनी चाहिए, तो उसमें मतलब जो राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उन्हीं में से डाइट में जो है वो वहाँ पर शिक्षक लिए गए हैं, जबकि डाइट का अपना ढांचा होता है और उसमें एक उच्च स्तरीय परीक्षा के माध्यम से चयन होता है, जिसमें कि शिक्षा शास्त्र में जो निष्णात की उपाधि लिए हुए शिक्षक हों या जो है पीएचडी किए हों और जिनके पास पीएचडी, डीएससी या डीलिट की डिग्री हो, एमएड हो और निर्धारित जो मानदंड हैं उनको पूरा करते हों, उसके आधार पर चयन हो। तो डाइट के अपने स्वरूप से जब चयन होगा तो फिर इंटर कॉलेजों से उधार नहीं लेने पड़ेंगे और फिर जिन शिक्षकों को इंटर कॉलेजों में अपना योगदान देना है, कहीं ना कहीं किसी न किसी इंटर कॉलेज में उन विषयों के शिक्षकों का अभाव हो जाता है। तो ये बड़ी विसंगति है जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इंटर कॉलेज और हाई स्कूल तो जो है सारे जो है मुखिया विहीन है। ऐसे में क्या जो है उच्च शिक्षा की जो है या क्वालिटी की जो हम बात करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो है, जब प्रशासनिक व्यवस्था, ये प्रशासनिक ढांचा ही नहीं होगा तो कैसे विद्यालयों में अनुशासन की समस्या है और समस्या होगा, कैसे समाधान होगा? एक बड़ी समस्या है। आप देखिए शिक्षा विभाग का दुर्भाग्य क्या है। मैं अपने उच्चाधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कैसा दुर्भाग्य हमारे विद्यालयों का है कि जहाँ पर जो है आपने जो लिपिक के पद दिए हैं, अधिकांश लिपिक मृतक आश्रित से भी आ रहे हैं, लेकिन विभागीय जो समूह की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होती है, वहाँ से भी कुछ लिपिक आए हैं। लेकिन आप देखिए कि आपने लिपिकों के लिए जो है वो पदोन्नतियाँ की हैं और लिपिक संवर्ग में कनिष्ठ लिपिक से लेकर वरिष्ठ लिपिक से लेकर मुख्य सहायक से लेकर प्रशासनिक अधिकारी से लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से लेकर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तक के आपने पद दिए हैं। और एक समय में तो इन पदों को आपने बड़ी संख्या में दिया था, बाद में यह हुआ कि विद्यालयों की संख्या के आधार पर पदों का सृजन होगा। लेकिन जो हमारा केंद्रीय ढांचा है उसमें बहुत सारे ऐसे पद हैं भी नहीं और आपने इस राज्य में दिए हैं, जबकि नवोदित राज्य है, आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है और केंद्रीय अनुदान से ये राज्य चल रहा है। लेकिन आपने लिपिकों की चिंता की, उनको पदोन्नति के लिए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तक के दायित्व दिए। अब तो उनको आहरण वितरण का अधिकार देने की भी बात हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो शिक्षक आता है और वो एलटी में यदि नियुक्त होकर आता है और एलटी के पद से ही वो सेवानिवृत्त हो रहा है, उस पर भी कितना बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि जो एलटी का शिक्षक 4600 ग्रेड वेतन में आता है और उसको आप 10 वर्ष बाद चयन वेतन मान देते हैं, तो चयन वेतन मान पर वो 4800 ग्रेड वेतन पर जाता है और 22 वर्ष के पश्चात आप उसको जब प्रोन्नत वेतन मान देते हैं तो 5400 के लेवल 9 पर वो जो है प्रोन्नत वेतन मान पाता है। लेकिन उसको कहीं भी वेतन वृद्धि नहीं दी गई, जबकि आपने कर्मचारियों को दी है। कर्मचारियों का तो 10, 20 और 30 वर्ष में जो है आपने उनको एसीपी लागू की है, लेकिन कहीं कहीं 10, 16 और 26 भी है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वह एलटी शिक्षक या प्रवक्ता को भी लीजिए, प्रवक्ता भी जो है वो 4800 के ग्रेड वेतन में आकर 10 वर्ष में फिर वो जो है 5400 पर जाता है लेवल 10 में, और जब वो प्रोन्नत पाता है तो 6600 पर जाता है। लेकिन आप देखिए कि उसको वेतन वृद्धि ये कहकर नहीं दी जाती कि राज्य में शिक्षकों की संख्या अधिक है। ऐसा होता है क्या? ये आप बताइए कि कार्मिक का हमारा जो विभाग है, हमारे सचिव महोदय भी इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं कि वो शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। न्यायालय ने इस पर जो है अपना निर्णय दिया है कि शिक्षकों को ये देना चाहिए। इस पर जो है एक सहमति भी बनी है शासन स्तर पर,
जब राजकीय शिक्षक संघ ने वार्ता की तो सहमति भी बनी है, लेकिन एक ठोस शासनादेश नहीं निकाला गया। और जो शासनादेश एक बार निर्गत हुआ था, जैसे सभी कर्मचारियों पर वह लागू होता है वैसे वो शिक्षकों पर स्वाभाविक रूप से लागू होना था, लेकिन उसी शासनादेश को, अपने ही शासनादेश को जो निर्गत किया था शासन ने, उसी में जो है 2 पंक्ति का संशोधन करके फिर ये कहा कि नहीं, शिक्षकों को तो नहीं देंगे, इनसे तो जितना इनको जो है दे दिया है अवशेष वेतन या जो भी इन्होंने ले लिया है उसको वापस लेना है। तो ये एक दुर्भाग्य है कि एक ही राज्य में, एक ही सरकार के अंतर्गत आप जो है सौतेला व्यवहार कर रहे हो शिक्षकों से। और जब आपको कर्मचारियों जैसा काम शिक्षकों से भी लेना है तो आप चुनाव में लेते हैं। सारे पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, प्रथम से लेकर मतदान अधिकारी द्वितीय तृतीय तक, हमारे शिक्षक प्राथमिक से लेकर और माध्यमिक तक सारा वो कार्य देखते हैं। और जनगणना में देखते हैं, भवन गणना में देखते हैं, पशु गणना में देखते हैं, स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम चलते हैं, औषधि वितरण के कार्यक्रम चलते हैं, उसमें शिक्षक सहयोग करते हैं। और निर्वाचन आयोग को जब नामावलियां बनानी पड़ती हैं तो बीएलओ का काम शिक्षक करते हैं। तो वो दोहरी भूमिका में अपने शिक्षक का दायित्व निभाते हुए, और जो शासन की ओर से अपेक्षित जो कार्य होते हैं और उसमें ये विश्वास भी होता है कि शिक्षक उसको बड़ी सिद्धता से करता है, वो बहुत ही प्रामाणिकता के साथ उस कार्य को जो है वो संपन्न करता है। जब इतना विश्वास है, लेकिन उसके लिए कर्मचारियों जैसी पदोन्नतियां नहीं हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं ग्रामीण जी, कि एक आईएएस अधिकारी जब नियुक्ति पाता है, अगर वह 20 वर्ष तक केवल कहीं सिटी मजिस्ट्रेट ही रहे या एसडीएम ही रहे, तो या तो वह आत्महत्या कर लेगा या नौकरी छोड़कर चला जाएगा। शिक्षकों का दुर्भाग्य यह है कि 20 या 30 वर्ष तक एक ही पद पर। अब आप कहेंगे जी वो आईएएस की तैयारी करें, आईएएस से आए, लेकिन नहीं, आपके पास जो विविध जो विभाग हैं, उन विविध विभागों में पदोन्नति का स्वरूप होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल जो आईएएस होंगे, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होंगे या प्रांतीय सेवाओं के जो अधिकारी होंगे, उन्हीं के लिए। हमारे प्रांतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उनको आप देख लीजिए, वो पीईएस निकाल करके जो कभी प्रवक्ता ही थे कार्यरत उत्तर प्रदेश के समय में 96-97 में आए, तो वो प्रधानाचार्य थे, प्रवक्ता थे और फिर प्रधानाचार्य के दायित्व पर आए। और आज की तिथि में वो कोई अपर निदेशक हैं, कोई संयुक्त निदेशक हैं, कोई जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं। अगर उनको भी ये पदोन्नतियां न मिलती तो प्रत्येक जो विभाग है, प्रत्येक जो पद है, उसके लिए पदोन्नति तो होनी चाहिए। और वो पदोन्नतियां नहीं है, ऐसा नहीं है। कितने पद रिक्त हैं प्रधानाचार्यों के, तो मैं समझता हूँ 95%, ये मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ, 90% से अधिक पद रिक्त हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, इतना साहस जो है हमारे विभाग का कहें या सरकार का कहें, नहीं हो पाया कि हम शिक्षकों को समय पर पदोन्नति दे दें। समय पर जो शिक्षक पदोन्नति पाएंगे तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं जो है वो पटरी पर रहेंगी, सुचारू रूप से विद्यालय चलेंगे। फिर हम दोष देते हैं कि जी विद्यालय में जो है वो ठीक से विद्यालयों का संचालन नहीं हो पा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं पदोन्नतियों का न होना और शिक्षकों को एक प्रकार से ये हतोत्साहित करना है प्रकारांतर से। आज शिक्षक जो है सारे काम कर रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न बार बार उठता है। नहीं, पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन आप उनको कौन सा काम दे रहे हैं? अभी आप देखिए कि जो निजी विद्यालय हैं, निजी विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं, आप उनको कहिए समानांतर कार्य के लिए। अभी बहुत सारे कार्यों में हमारे जो शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी थे, उन्होंने निर्वाचन में भी सहयोग दिया। वे घर घर पर गए और इस ज़िले में तो ये एक अभियान ही चलाया गया कि वे जाएं और शपथ दिलाएं, मतदाता शपथ दिलाएं, और जो है मतदाताओं के जो है वो नाम लिखें। इस प्रकार की एक उनको जिम्मेदारी दी गई। और ये भी जिम्मेदारी दी गई कि जिस दिन मतदान होगा उस दिन वे दिव्यांग जो मतदाता हैं उनको लेकर आएंगे। अधिक वर्ष जो 80 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के मतदाता मतदान केंद्र तक आएंगे, उनको सहयोग करेंगे। वे सवेरे आ जाएंगे और शाम तक लगे रहेंगे। लेकिन क्या आप जो निजी विद्यालय, जैसे मैं नाम लेता हूँ इसी प्रदेश में, माना दून स्कूल है, वेलम स्कूल है, आपके जो है शेरवुड स्कूल है नैनीताल में,
आपके मसूरी के बड़े प्रतिष्ठित विद्यालय, वहाँ के बच्चों को जरा बुलाकर देखिए। आप नहीं बुला सकते, और सारे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे और हमारे जो नेताओं के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो जो गरीब घरों के बच्चे जिन विद्यालयों में आ रहे हैं, आपने ये अपेक्षा की है कि उन विद्यालयों के बच्चे जो हैं वो रैलियां भी करेंगे, वे जो हैं जहाँ जहाँ सरकारी जो अभियान चलेंगे उसमें सहयोग भी देंगे, लेकिन ऐसा है कि उनकी कक्षा की चिंता भी तो करनी पड़ेगी कि 240 दिन उनकी कक्षाएं चलें, वे प्रभावित न हों। सरकारी कार्यक्रम में उनका प्रतिभाग करना इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक उनका अपनी कक्षाओं में उपस्थिति है। तो जिस दिन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे चला था, ऑपरेशन क्लासरूम चलेगा कि टीचर का जो है जनगणना, भवन गणना या निर्वाचन के दायित्व से अधिक बड़ा गुरुतर दायित्व जो है कक्षा में है, वो कक्षा में रहेगा, अपना पाठ्यक्रम पूरा करेगा, उसके लिए वो उत्तरदायी है। उसके लिए जो है अधिकारी उसको जो है पूछ सकते हैं, उसका स्पष्टीकरण लिया जा सकता है। शेष कार्य उसके गौण होने चाहिए और नहीं होने चाहिए। इससे शिक्षकों को मुक्त रखा जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि जिसमें जो है अभी कई ऐसे विद्यालय हैं जिसमें नामावली बनाने में जो है 2-2 महीने तक शिक्षक, 4-4 शिक्षक, आप किसी निजी विद्यालय से कह दें कि 4 शिक्षक नहीं है, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। इस राज्य में तो ये भी व्यवस्था नहीं है कि अगर यहाँ से महिला शिक्षिकाएं जो हैं CCL पर चली गई हैं 90 दिन या 30 दिन या 15 दिन, तो फिर समानांतर रूप से आपने कोई ऐसी व्यवस्था जैसे केंद्रीय विद्यालयों में है, ऐसी व्यवस्था राज्य के विद्यालयों में नहीं है कि वे जाएंगी तो उनके स्थान पर जो है कोई अंशकालिक शिक्षक आएगा। ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं है। और माना चुनाव में भी कुछ अध्यापक प्रतिभाग करने चले गए, नामावली बनाने के लिए चले गए, जनगणना में चले गए, घर घर जा कर के वे संपर्क करेंगे, वे घर घर के सभी परिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे। बड़ा दबाव होता है उन शिक्षकों पर। तो अगर ये सब करेंगे और उस दबाव में रहेंगे और महीनों तक इसी प्रकार के कार्य करेंगे और फिर आप ये अपेक्षा करेंगे कि क्यों नहीं जो है आपका परीक्षा फल जो है वो अपेक्षा के अनुकूल है, तो फिर ऐसी दुविधा में जो है वो विद्यालयों की दुर्दशा होना निश्चित है कि संसाधन कम थे, चाहे मानवीय हो चाहे भौतिक संसाधन हो, कि एक पेड़ के नीचे बैठ करके भी जो है गुरुजी बच्चों को पढ़ा देते थे, वही बच्चे बहुत आगे चले। आज लाखों रुपए का अनुदान आ रहा है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन विद्यालयों में बच्चे तो है ही नहीं सरकारी स्कूलों में। ये सरकारी स्कूलों में बच्चा नहीं होना, मैं तो क्योंकि स्वयं मेरा बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है 11वीं में और राज्य के ही सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, लेकिन कई बार ये बात आती है कि शिक्षकों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ें। निश्चित रूप से मेरा बच्चा पढ़ता है, ऐसे बहुत सारे शिक्षक, मैं कम से कम 20 शिक्षकों की सूची दे सकता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय, 20 से भी अधिक दे सकता हूं, 100 भी दे सकता हूं। लेकिन आप ये बताइए कि राजकोष से केवल शिक्षक वेतन नहीं ले रहा है, जो भी राजकोष से वेतन ले रहे हैं, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हों, जो भी अधिकारी हों, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं तो मैं समझता हूँ अखिल भारतीय सेवाएं 3 प्रकार की हैं। वन जो अखिल भारतीय वन सेवा है, अखिल भारतीय पुलिस सेवा और अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा है, ये 3 ही अखिल भारतीय सेवाएं मानी जाती हैं। लेकिन मैं पूरी जो संघ लोक सेवा आयोग से जो अधिकारी चयनित होकर आते हैं उन सारे अधिकारियों को ले लेता हूँ, प्रांतीय सेवाओं के अधिकारियों को ले लेता हूँ, उसमें हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हैं, और मैं उसमें जितने भी हमारे माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, हमारे माननीय मंत्री हैं, जो भी राजकोष से राष्ट्रपति से लेकर और परिचारक पर्यंत जो भी उसमें से वेतन भत्ते और सुविधाएं ले रहे हैं राजकोष से, उन सब के बच्चों को निकटवर्ती सरकारी विद्यालय में ही पढ़ना चाहिए। निकटवर्ती से मेरा मतलब है जहां जो सरकारी अधिकारी है या जो जनप्रतिनिधि है जो राजकोष से लाभ ले रहा है, वो निकटवर्ती राज्य के विद्यालयों में यदि अपने बच्चों को पढ़ाएगा, ये अनिवार्यता यदि हो जाएगी, तो विद्यालयों की स्थिति स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी होगी। ध्यान रहेगा, फिर सरकार को भी ये चिंता रहेगी कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन केवल शिक्षकों के बच्चे पढ़ेंगे तो शिक्षकों के बच्चों से जो है वो सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं होगा, ऐसा मेरा दृढ़ मत है। एक ये भी देखा जाता है कि आज जो है सरकारी सेवा की जो आयु है 42 वर्ष, तब तक व्यक्ति आवेदन करता है, जब तक रिजल्ट आता है तब तक वो 45-46 साल का हो जाता है, यानी उसकी जवानी का उपयोग तो होता ही नहीं। अगर नौकरी जो है 25 साल में मिल जाए, भले 20 साल की मिले, लेकिन जो युवावस्था है, जो उसका मार्गदर्शन है,
जो योग्यता है उसका लाभ भी है, और विभागों में तो कम संख्या है, लेकिन शिक्षा विभाग जैसे में भी जो है दुर्भाग्य लगता है मुझे। नहीं, दुर्भाग्य है। इसमें क्या है कि एक तो हमारे जो राज्य के जो विद्यालय हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि छात्र संख्या बहुत कम है। उसका कारण क्या है कि सरकारी विद्यालय कुछ समय से प्रयोगशालाएं बने हुए हैं, और जो सरकारी अधिकारी हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर और जिला न्यायालयों तक के जो हमारे माननीय न्यायाधीश हैं, उनके बच्चे भी सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे ज़िले के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं। तो उसके कारण जन सामान्य में एक प्रकार का ये जो है उनका मानस बनता है। जन सामान्य के पास जो है कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, कोई ऐसा उनको दिशा कहीं से प्रेरणा नहीं है कि जिसके कारण वो सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को, आज तो मजदूर भी ये सोचता है कि मैं किसी पब्लिक स्कूल में किसी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो सारे जो बच्चे हैं जो कहीं जिनमें रुचि है, उत्साह है, जिनके जागरूक जो अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। उसमें एक बात, लेकिन हमारे यहाँ कौन भेज रहा है? जिनके माता पिता जागरूक नहीं हैं, या किसी के माँ का निधन हो गया, पिता का निधन हो गया, किसी और के साथ जो है बच्चे रह रहे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, तो अभी तो वो जो बच्चे जिन अभिभावकों के कारण उन्हीं में जागृति नहीं है, उन्हीं वही पूरी तरह से शिक्षित नहीं है, उन्हीं में शिक्षा के प्रति उत्साह नहीं है, तो ऐसे बच्चे जो मतलब सब जगह से एक प्रकार से जो है मतलब छंट जाते हैं। और वो सारे बच्चे जिनकी पृष्ठभूमि ऐसी होती है कि पहले उनको एक मानस तैयार करने में ही सरकारी शिक्षक की बड़ी ऊर्जा लगती है, तो ऐसे बच्चे जो हैं सरकारी विद्यालयों में आ रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि जहाँ पर सरकारी विद्यालय है, मैं आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ कि जहाँ पर सरकारी विद्यालय, उसी के आसपास निजी विद्यालय भी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लीजिए, या जो शिक्षा के लिए ये सारे मानदंड बने हुए हैं कि भाई जो जहाँ पर एक विद्यालय पहले से है उसके इतने किलोमीटर की परिधि में दूसरे विद्यालय नहीं होने चाहिए, लेकिन उनको कौन जो है वहाँ पर स्वीकृति दे रहा है? अंततोगत्वा तो इन सब नियमों के बाद भी विद्यालय कुकुरमुत्तों की तरह खुल रहे हैं, अंग्रेजी विद्यालय, और वो सरकारी विद्यालयों का जो सेवित क्षेत्र है उसमें खुल रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि उन सेवित क्षेत्रों के की जो जनता है उसके मन में स्वाभाविक होता है कि हम अपने बच्चों को निजी विद्यालय में भेजें, क्योंकि ऐसा उदाहरण 90% से अधिक हमारे सरकारी अधिकारी से लेकर, कर्मचारी से लेकर और हमारे जनप्रतिनिधि भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं दे रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं 90% जनप्रतिनिधियों के और अधिकारियों के बच्चे निकटवर्ती सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, और जब वो स्वयं ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तो शिक्षकों से अपेक्षा करने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं। इस शिक्षकों में भी एक वर्ग ऐसा है जो अतिथि शिक्षक ही लगाए जा रहे हैं, चिंतित है आज की स्थिति में। देखिए, ऐसा है, ये जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं और इस प्रकार की अंशकालिक शिक्षक की व्यवस्था है, या जो इस प्रकार के शिक्षकों की व्यवस्था और बहुत लंबे समय से चल रही है, इसमें यदि आप देखें कि एक विधायक का निधन हो जाता है तो तुरंत जो है फिर मध्यावधि चुनाव होते हैं, और उस मध्यावधि चुनाव में यह होता है कि उचित माध्यम से ही विधायक जो है जनप्रतिनिधि हमको चाहिए। कोई एक जो है IAS अधिकारी जो होता है जिले में, जिला अधिकारी नहीं है, तो कोई उसके लिए ये नहीं होता है कि कोई व्यवस्था पर जिला अधिकारी रख दिया या कोई व्यवस्था पर जो है उप जिला अधिकारी रख दिया। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो उनके अपने जो उनके लिए जो नियम है, उस नियम के अर्थात नियमित अधिकारी ही और नियमित जनप्रतिनिधि ही जो नियमानुसार और पूर्णकालिक होते हैं उनकी ही व्यवस्था होती है। लेकिन ये दुर्भाग्य केवल यहाँ इस प्रकार के प्रयोग होते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि फिर यहाँ जो हैं कई प्रकार के जो हैं वो समूह बन जाते हैं शिक्षकों के, कि ये इस स्रोत से हैं, ये उस स्रोत से हैं। तो होना ये चाहिए कि नियमित नियुक्ति होनी चाहिए, और शिक्षक जो हमारे छात्र संख्या का ह्रास है उसके लिए निश्चित रूप से शिक्षकों को भी चिंता करनी चाहिए, हमारे अधिकारियों को भी, जनप्रतिनिधियों को भी करनी चाहिए। और इस प्रकार की व्यवस्था यदि हो कि निकटवर्ती विद्यालय में सभी जो सेवित क्षेत्र में कर्मचारी अधिकारी हैं उन सभी के बच्चे शासकीय विद्यालय में पढ़ें,
और जहाँ शासकीय विद्यालय चल रहे हैं, पहले से चल रहे हैं, क्योंकि शासकीय विद्यालय तो पहले से चले आ रहे हैं, तो वहाँ जो है नए विद्यालय, चाहे वो निजी हों और कोई भी, उनको मान्यता न दी जाए, उनको स्वीकृति न दी जाए कि वो वहाँ पर एक और विद्यालय खुले। तो ये सारे जो है सबको मिलकर के चलना पड़ेगा। केवल शिक्षकों से ही आप अपेक्षा करेंगे तो ये संभव नहीं होगा। रामायण काल में भी जो है शिक्षा व्यवस्था पर और शिक्षकों के मानदेय पर भी जो है काफ़ी जो है कुछ कहा गया है उस समय भी। जी, निश्चित रूप से कहा गया है। इसमें जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण के जो अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड के 100वें सर्ग में जो 32वां श्लोक है, काचिद् बलस्य भक्तं च वेतनं यथोचितं संप्राप्त कालम दातव्यम ददासी न विलंबसे, अर्थात कर्मचारियों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता समय पर देते हो या नहीं। भरत जी से कह रहे हैं राम जी, राजनीतिक शिक्षा दे रहे हैं भरत जी को, तो कह रहे हैं आप समय पर देते हैं कि नहीं, देने में विलंब तो नहीं करते, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और 33वां श्लोक, कर्मणे हेव भक्त वेतन योर्भूतः भर्तुरप्यति कुप्यन्ति शो अनर्थः सुमहान कृतः। यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिए जाते हैं, समय बीत गया और समय पर किसी को उसका चयन वेतनमान नहीं मिला, उसका प्रोन्नत वेतनमान नहीं मिला, उसको जो चयन वेतनमान पर वेतन वृद्धि लगनी चाहिए वो नहीं लगी, प्रोन्नत वेतनमान पर जो वेतन वृद्धि लगनी चाहिए वो नहीं लगी, फिर उसमें भी विसंगतियां ऐसी हो गई कि इनके लिए है, इनके लिए नहीं है। तो ये जो सारी विसंगतियां होती हैं, इसके कारण फिर ऐसा कहा है राम जी ने कि जो है कर्मचारियों में कोप होता है, वे कुपित हो जाते हैं और इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है। और निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि हमारे यहाँ अनेक जो है वेतन विसंगतियाँ, एक बार तो ऐसी वेतन विसंगति हो गई थी कि जो वरिष्ठ शिक्षक थे वो कनिष्ठ शिक्षकों से कम वेतन पा रहे थे। फिर उसको कैसे सुधारें। और फिर अभी एक स्थिति ऐसी आई कि जब जो है 7वें वेतन आयोग ने चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान पर वेतन वृद्धि दी, तो उस वेतन वृद्धि में जो है शासनादेश के अंतर्गत हुआ। शिक्षकों ने, बाद में ये हुआ कि जी शिक्षकों के लिए नहीं है, लेकिन जब कर्मचारियों के लिए, तो ऐसा कैसे होगा कि एक ही राज्य में अगर 1.5-2 लाख कर्मचारी हैं और आप 25-30 हज़ार शिक्षकों को नहीं देंगे, आप उनको कर्मचारी नहीं समझते हैं क्या? तो ये इस तरह की विसंगतियाँ। दूसरा एक विसंगति जो संभवतः सरकार के भी संज्ञान में होगी, हमारे विभाग के संज्ञान में भी होगी, कुमाऊँ में जो है जो तदर्थ सेवाएं हैं, उन तदर्थ सेवाओं को चयन जो वेतन के लिए है वो नहीं जोड़ा गया। और जब चयन के लिए नहीं जोड़ा गया तो स्वाभाविक प्रोन्नत के लिए भी नहीं जोड़ा गया। तो कुमाऊँ मंडल में वो दिया ही नहीं गया तदर्थ सेवाओं में जो हमारे शिक्षक वहाँ कार्यरत थे, लेकिन गढ़वाल मंडल में दिया। अब यहाँ भी कुछ को दिया, कुछ को नहीं दिया। तो ये जो वेतन विसंगतियाँ हैं और सारी वेतन विसंगतियाँ हैं, आपने जो केंद्रीय ढांचा है उससे बाहर जा कर के बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, हमारा किसी से ऐसा प्रतिरोध नहीं है कि हम किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष हो कि उन कर्मचारियों को दे रहे हैं, लेकिन जो केंद्रीय ढांचा है फार्मासिस्टों का, जो केंद्र सरकार जो फार्मासिस्टों को वेतन देती है, उससे हट करके राज्य जो है वेतन देता है। राज्य अपने को सक्षम मानता है कि हम फार्मासिस्टों को जो है 4थे वर्ष में इतना दे देंगे और 10वें 9वें वर्ष में इतना दे देंगे। ये सब है, अगर आप देखेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ, और बहुत ही जो है प्रामाणिकता के साथ यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन यही शिक्षकों के लिए नहीं है कि आप जो है उनको एक वेतन वृद्धि तक देने को तैयार नहीं है। आप जो है चयन वेतनमान पर उनको वेतन वृद्धि नहीं दे रहे हैं, और जिन्होंने लिया उनको कह रहे हैं कि इनका जो है वापस लेना है। उसके लिए फिर न्यायालय में कई प्रकार के अभी अभियोग चल रहे हैं। दूसरा क्या है कि यही स्थिति मतलब अन्य जो हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्रियल कर्मी भी हैं, उनके लिए जो है केंद्रीय ढांचे से बाहर जाकर पद सृजित किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत लंबे समय से प्रवक्ता जो कि परा स्नातक होता है, पोस्ट ग्रेजुएट, माने पोस्ट ग्रेजुएट तो देखा जाए तो जो हमारे प्रांतीय सेवा के और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी आते हैं, उनके लिए भी न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता है वो स्नातक होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रवक्ता हैं वो परा स्नातक होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। और वो पोस्ट ग्रेजुएट
जो प्रवक्ता है, शिक्षक है, वो लंबे समय से जो है राजपत्रित होने की मांग कर रहा, अभी तक नहीं हुई। कई प्रकार की उसमें जैसे लाल फीताशाही कहते हैं ना, किंतु परंतु और कई प्रकार की जो है वो पत्रावलियाँ वैसे ही ऊपर शासन तक जाती हैं और नीचे समीक्षा अधिकारी तक वो फिर आती हैं और फिर ऊपर जाती हैं और फिर वो बीच में ही पड़ी रह जाती हैं। ऐसी स्थिति हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक पोस्ट ग्रेजुएट जो पीजीटी शिक्षक है, अगर उसकी ये मांग है, जब आपने जेई को जो है हाई स्कूल करके या 12वीं करके जेई जो है वो डिप्लोमा ले करके आते थे, और हमें उनसे कोई ऐसा नहीं है कि आप उनको क्यों दे रहे हैं, आप दीजिए, हम उनसे हमें किसी प्रकार का कोई जो है शिकायत नहीं है, ना हमें कोई ईर्ष्या है, ना हमें कोई उनसे द्वेष है, कोई राग द्वेष का भाव नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब आप वहाँ कर सकते हैं तो शिक्षकों के लिए फिर क्या है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था है, इसमें जो है शिक्षकों को हतोत्साहित करके शिक्षा व्यवस्था जो है प्रभावित हो। अपने जो है कभी जो है वेतन की मांग, कभी वेतन विसंगति, कभी पदोन्नति, सरकार से उलझते रहते हैं, लेकिन कभी इन मुद्दों पर एक रूपता से नहीं कहते हैं कि भाई शिक्षकों से केवल शिक्षा की बात हो। पहले तो एक ही अधिकारी होता था, प्राइमरी के लिए एसडीआई और हाई स्कूल इंटर कॉलेजों के लिए डीआईओएस, और उसी से जिलों की व्यवस्थाएं बड़ी जो है बहुत सुंदर व्यवस्थाएं रहती थी, कहीं कोई जरा सी भी कमी नहीं रहती। लेकिन आज तो अधिकारियों की इतनी बड़ी फौज है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि चारों ओर अव्यवस्थाएं, केवल डाकों ही डाकों पे विभाग चल रहा है। बहुत अधिक डाक हैं और विद्यालय धार खाल में बहुत अधिक खुल गए हैं, और उसके कारण क्या है कि वहाँ ढांचा तो खड़ा कर दिया, चाहे छोटा सा ही किया, 4 कमरे बनाए, 6 कमरे बनाए, और भूमि का अधिग्रहण भी हुआ, तो संसाधन भी दिए, फर्नीचर भी दिया, और जो है अन्य भी वहाँ पर जो है सुविधाएं देने का प्रयास हुआ। उसके कारण क्या हुआ कि ये जो है सैकड़ों की संख्या में ऐसे विद्यालय अब बंद होने की स्थिति में आ रहे हैं। तो इसलिए जब उच्चीकरण हो और नए विद्यालय का हो, तो उसके लिए बहुत मंथन होने के बाद और दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिया जाना चाहिए। केवल कहीं पर भी विद्यालय खुल जाएं ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो हमारे शिक्षक हैं, उन शिक्षकों की भी एक आचार संहिता होनी चाहिए कि भाई जो शिक्षक हैं उनके लिए जो पहली प्राथमिकता है, उनका आचरण शुद्ध हो, उनका चरित्र पारदर्शी हो, और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक जैसी हो, जिसके कारण कि कई प्रकार के समूह न बने, और उनको जैसे केंद्रीय विद्यालयों में ये सारी विसंगतियां नहीं हैं। अभी जो ये दुर्गम और सुगम के स्थानांतरण का भी है, इसमें भी कई प्रकार की विसंगतियां हैं। आपने जो ABCDEF था उसको समाप्त कर दिया, केवल दुर्गम और सुगम। तो जो देहरादून का डोईवाला का सुगम है, या देहरादून का जो घंटाघर राजपुर रोड में जो गुड़बुड़े में विद्यालय है, या जो आपका जो है राजपुर रोड पर विद्यालय है, तो वो भी सुगम है। और जो नई टिहरी या गोपेश्वर में या पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय में विद्यालय, वो भी सुगम है। और उस जिला ब्लॉक मुख्यालय के जो विद्यालय वो भी सुगम है। तो जो भिलंगना का ब्लॉक मुख्यालय घनसाली है, या बालगंगा तहसील का जो विद्यालय चमियाला में है, वो भी सुगम है। और जो देहरादून घंटाघर के आसपास के विद्यालय वो भी सुगम, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी श्रेणियां होनी चाहिए, और पहले जो श्रेणियां थी वो बिल्कुल ठीक थी, बल्कि उनको बढ़ाया जाना चाहिए था, घटाना नहीं चाहिए था। तराई क्षेत्र के विद्यालय और मध्य हिमालयी क्षेत्र के विद्यालय और उच्च हिमालयी क्षेत्र के विद्यालय, इन 3 श्रेणियों में फिर विद्यालयों की श्रेणी वहाँ पर 3-3 रखी जानी चाहिए थी। कुछ इस प्रकार का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वो अंतिम सत्य है, लेकिन जो श्रेणियाँ पहले थी 6 श्रेणी, वो बढ़कर 9 भी हो जाती तो वो अधिक उचित होता। उस पैमाने पर अधिकांश शिक्षकों के साथ न्याय होता, और दुर्गम, अति दुर्गम और अति विशिष्ट दुर्गम, इस तरह से यदि होता तो अति विशिष्ट दुर्गम में सेवा देने वाला अध्यापक सहर्ष देता, और जो युवा अध्यापक होते, नवनियुक्त अध्यापक होते, वो स्वयं जो है विकल्प देते कि हमें आप जो है अति विशिष्ट दुर्गम स्थान पर भेजिए, जिससे कि हम 5 वर्ष वहाँ सेवा दे करके फिर सुगम में आएँ, जैसे कि सेना में है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में भी ये व्यवस्था है। लेकिन यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था न होने के कारण अनेक ऐसी विसंगतियाँ हैं, जिसमें स्वयं शिक्षा विभाग उलझता रहता है। न्यायालयों में फिर प्रकरण जाते हैं, और उसके कारण फिर एक प्रकार से जो है विरोधाभास वातावरण जो है इस समय बना हुआ में भी हम देखते हैं कि न्यायालयों में लगभग 5000 से अधिक मुकदमे शिक्षा विभाग के ही चल रहे हैं केवल।
तो कैसे जो है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? नहीं, इसके लिए कहीं ना कहीं जो एक व्यवस्था होनी चाहिए, उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। जैसे मैंने बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में तो ऐसा नहीं है, सेना में ऐसा नहीं है। तो यदि माने शिक्षकों से आप अनुशासन की अपेक्षा करते हैं तो उसके अनुरूप ऐसी नीतियों के न्यायालय जाने की आवश्यकता ही न हो। वो प्रकरण जो है अपने विभाग में ही जो है हम वो प्रकरण हल हो जाएं, यहीं पर जो है उनका समाधान हो जाए। लेकिन जब इस प्रकार के अनेक विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों के कारण ऐसा होता है और फिर न्यायालय जाने का तो सबका अधिकार है। तो इसलिए इस दृष्टि से जो है चले जाते हैं। लेकिन ऐसा न हो, इसके लिए जो है अगर हमारा स्थानांतरण के लिए ठोस जो है कानून बन जाता तो उसके दायरे में जो भी आता वो उस तरह से स्थानांतरण होते, ऐसे पदोन्नति के लिए बन जाता। ऐसे एक मतलब जो विसंगतियां हैं, जो विषमताएं हैं, उसके लिए गुंजाइश संभावना ही न रहे तो फिर न्यायालय जाने की स्थितियां ही ना आए। लेकिन न्यायालय जाने की स्थितियां छोड़ दी जाती हैं तो फिर न्यायालय चले जाते हैं। स्थानांतरण एक्ट में भी इतने छिद्र हैं कि व्यक्ति जो है दशकों से जो है एक ही जगह पर है, जिससे कि जो है पठन पाठन में भी अरुचि होना, कई सारी समस्याएं होती हैं। बोलते हैं ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल रहता है। निश्चित रूप से अभी एक शिक्षक थे, मैं उनका नाम ले लूँगा, सीताराम यादव जी। तो एलटी में नियुक्त हुए थे 1995 या 96 में, और एक अति दुर्गम के जंगल के विद्यालय में गए, भिलंगना के सुदूरवर्ती गाँव 5 किलोमीटर पैदल चल करके उस समय पहुँचे। और वो 1995-96 में उसी भिलंगना विकास खंड के विद्यालय में रहे। और अभी अभी मैं समझता हूँ कि 2022 में या 21 में उनकी वो सेवानिवृत्ति में, 21 या 22 में, संभवतः 21 में वो सेवानिवृत्ति में या 22 में। तो अब आप लगाइए कि 95 से लेकर के 21 तक, अर्थात उन्होंने लगभग जो है 27-28 वर्ष एक ही विद्यालय में, उनको समय पर प्रोन्नत वेतनमान भी नहीं मिला, चयन वेतनमान में भी उनको समस्याएं आई। तो फिर जो एक उत्साह रहता है, वो उत्साह कहीं ना कहीं उसमें शिथिलता आ जाती है। आयु बढ़ने के साथ भी एक ही स्थान, भाई उनके भी बच्चे हैं, उनको भी बच्चे अपने जो है उनको समय देना है, उनका भी परिवार है, उनको भी कहीं घर के निकट जाना है, उनकी भी कुछ इच्छाएं आकांक्षाएं हैं। लेकिन आपने उनको एक स्थान में भेजा, उसके बाद जो है वो आए नहीं। तो मतलब ऐसी व्यवस्था कि 28 वर्ष तक और कोई उनकी पदोन्नति भी नहीं हुई, कोई पदोन्नति भी नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं। और ये तो मैं 28 वर्ष, यहाँ 30-35 वर्ष के भी उदाहरण हैं जिसमें एक भी पदोन्नति नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि उसी पद पर आए और उसी पद पर चले गए। तो ये जो विसंगतियां हैं, इनका परिहार करने की ओर जो है हमारे विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान यदि जाएगा। मैं राजकीय शिक्षक संघ का भी एक सदस्य हूँ और उस नाते भी मैं यहाँ पर जो मुझे एक दबाव समूह के रूप में जो है संविधान से जो अधिकार मिला है, उसके रूप में मैंने इस वार्ता में जो है भाग लिया है। मैं चाहूँगा कि ये वार्ता जो है ये जब सार्वजनिक होगी और इसका अनुश्रवण जो है हमारे विभागीय अधिकारी भी करेंगे और हमारे जनप्रतिनिधि भी करेंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षकों की पीड़ा को दूर करने के प्रयास होंगे। ऐसी सारी बातें हैं। एक पक्ष ये है, शिक्षकों में भी आज के समय में बहुत कमियां आई हैं। चाहे हम देखते हैं कि शिक्षक भी जो है आज जो है उस रुचि से, उस लगन से जो है बच्चों के प्रति समर्पित नहीं दिखाई दे रहा है। और भी कई सारे ऐसे मामले हैं, जैसे सेवानिवृत्ति के समय हम देखते हैं कि व्यक्ति कई सालों से तो जो है बीमार चल रहा है, चिकित्सा अवकाश पर है, लेकिन उसको 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने जो है उसको सेवावृत्ति लेनी है। तो उसके लिए वो जो है बिल्कुल फिट फॉर है, बिल्कुल जो है स्वास्थ्य विभाग से बिल्कुल मेडिकल पर। ये अंतरात्मा की आवाज़ पर होता है। शिक्षक का स्थान निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी उच्चाधिकारी और किसी राजनेता से बहुत ऊपर होता है। शिक्षा में राजनीति तो आनी ही नहीं चाहिए। और दूसरा विषय यह है कि शिक्षक को तो इतना प्रामाणिक होना चाहिए कि अधिकारी भी उठ करके उसका आदर करना करें और जनप्रतिनिधि भी उसका आदर करें। लेकिन उसके लिए हमें अपना आचरण की हम व्यसन मुक्त हों और हम जो है प्रामाणिक हों, छात्रों में हमारी ऐसी छवि हो कि ढूंढ करके भी कोई जो है कमी जो है हमारे अधिकारियों को भी और समाज को भी और अभिभावकों को भी और हमारे छात्रों को भी न मिले। इसलिए एक कर्मचारी जब कार्यस्थल पर होता है और उसके बाद अपने निजी जीवन में होता है,
तो उसका जीवन निजी होता है। वो निजी जीवन में हो सकता है कि अपने घर के भीतर धूम्रपान कर रहा हो या मदिरा का भी सेवन कर रहा हो, लेकिन एक जो शिक्षक होता है उसका कोई निजी जीवन नहीं होता है। वो समाज को केवल जिस विद्यालय में वो अध्यापन करता है वहाँ वो जो शिक्षण कार्य कर रहा है, उस शिक्षण के माध्यम से, उस अध्यापन के माध्यम से ही प्रेरणा नहीं देता, बल्कि हर निस्रात दिन समाज के अन्य जो वर्ग भी हैं, चाहे वो अभिभावक हों, चाहे उसके पड़ोसी हों, चाहे उसके कोई परिचित हों, रिश्तेदार हों, तो सबको एक ये संदेश जाना चाहिए उसके आचरण से कि शिक्षक हैं, देखिए ये झूठ नहीं बोलते, देखिए व्यसन नहीं करते, देखिए ये जो है किसी भी प्रकार से जो है कोई ऐसा कार्य नहीं करते जो कि इनकी गरिमा की बनानी चाहिए शिक्षकों की। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड हो और उसका जो कैरेक्टर हो वो भी 24 कैरेट का हो, जैसे 24 कैरेट का सोना होता है, तो उसका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि ना हो और उसका चाल चलन आचरण उसका बहुत ही शुद्ध हो। तो धन्यवाद बातचीत करने के लिए कोटनाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीण जी।